Hello dear students, welcome to Pradesh Institute of Education. जैसे कि आप सबको पता है प्राडेस इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए लाया है एग्जाम्पल सीरीज जो कि आपके 10th और 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको रिवीजन प्रोवाइड की जा रही है। एंड मेरा नाम है रोहित कटारिया, आप मेरे साथ इस सीरीज में पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। ओके, आपको पता होगा कि अभी पिछला जो हमारा जो चैप्टर था वो रियल नंबर्स, हमने चैप्टर 1 जो है इस सीरीज में स्टार्ट किया था 10th की जो मैथमेटिक्स है उसमें चैप्टर 1 हमने पूरा कंप्लीट किया। 3 वीडियोस में हमने उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया। उसके बाद हमने जो है उस रियल नंबर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी थे हमने पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस सीरीज में डिस्कस किए। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है हम हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर जो है इसी तरीके से एग्जाम्पल सीरीज में कवर कर रहे हैं, है ना। और ये जो है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड की जा रही है ना। एंड प्राडेस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बता दूं, ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां बच्चे आके जो है साल भर अपने जो फैकल्टीज हैं उनसे पढ़ सकते हैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, जो कि इसकी एक्चुअल वैल्यू तो वैसे 30,000 है, लेकिन अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं Pradis_10 तो आपको जो है स्पेशल प्राइस जो कि है 9999 में जो है ये जो पूरा कंटेंट है साल भर के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं किसी भी क्लास के लिए, क्लास नर्सरी से लेके क्लास 12 तक। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें आपको क्लासरूम वीडियोस मिलते हैं, 3D वीडियोस मिलते हैं, है ना। बहुत सारे कंसेप्ट जो है 3D वीडियोस की हेल्प से बहुत आसानी से क्लियर हो जाते हैं, है ना। स्मार्ट बोर्ड वीडियोस आपको मिलते हैं जो आपको कंसेप्ट समझने में बहुत हेल्प करता है ना। साथ में जो है लाइव लेक्चर्स आप फैकल्टी के साथ रहते हैं। लाइव लेक्चर्स में क्या होता है, बच्चा जो है वो टीचर को देख पाता है, टीचर बच्चे को देख पाते हैं। एकदम ये एक इकलौता प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वीडियो लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड की जाते हैं। मतलब बच्चा जो है वीडियो में टीचर को देख सकता है एंड टीचर भी बच्चों को वीडियो में देख सकते हैं, है ना। तो एक तरीके की जो ऑफलाइन क्लासेस का जो फायदा होता है वही यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में आपको मिल रहा है ना। साथ मैंने जैसे बताया ये एग्जाम्पल सीरीज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें आप यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 10th और 12th की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अलग आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको जो ये 3 सब्जेक्ट हैं, ये जो 3 चीजें हैं, ठीक है, फ्री सॉल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट एंड वर्कशीट, ये आप बिना सब्सक्रिप्शन के भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप YouTube लेक्चर से पूरी अपनी तैयारी कर लीजिए, अपने कंसेप्ट को समझ लीजिए और इन चीजों से जो है अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। फ्री सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं बुक्स के, प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलते हैं, जो भी आपने कंसेप्ट सीखा आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। वर्कशीट भी यहाँ पे मिलती है। एंड जिन लोगों ने पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनको यहाँ पे डाउट सेशन भी मिलता है इस एप्लीकेशन में। कोई भी अगर डाउट आता है तो आप जो फैकल्टी आपको लाइव लेक्चर्स में पढ़ा रही है उन्हीं फैकल्टी के साथ कनेक्ट होकर आपका डाउट सॉल्व करवाया जाता है ना। तो यहाँ पे डाउट सॉल्विंग फैकल्टी और पढ़ाने वाली फैकल्टी अलग अलग नहीं होती हैं। ठीक है, साथ में अगर प्राइडेस एजुकेशन को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेक श्योर करें कि आप इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ जो है हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं जिसका नाम है हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, है ना। इसका आज पहला वीडियो है ये। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स को हम डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स गो। एंड जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि हर चैप्टर में जो है इस बार का जो सिलेबस जो सीबीएसई ने चेंज किया है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारा सिलेबस इस बार सीबीएसई ने हटा दिया है, तो हर चैप्टर में हम वो देखते चलेंगे कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ना। जैसे ये जो सिलेबस है ये पिछले साल तक था और ये अभी है। ठीक है, क्लियरली जो रेड वाली लाइन में लिखा हुआ है वो इस साल हट चुका है। क्या चीज है जो हट चुकी है? स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट। ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल होता था उसका जो डिवीजन का कुछ कंसेप्ट था, ठीक है, जो पिछले साल तक आता था, लेकिन इस साल से जो है पॉलिनोमियल्स के जो डिवीजन है वो सीबीएसई ने हटा दिया है। हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, हमें जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ना है एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये 2 टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसको हम डिटेल में इस सीरीज में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहीं आपको किसी बुक्स वगैरह में अगर ये सारी चीजें दिखती हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है।
सीबीएसई ने इस साल से उसे कोर्स में से हटा दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेक्चर फ्लो आज का हम देख लेते हैं। ठीक है, लेक्चर फ्लो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे। उसके बाद वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बारे में हमारा डिस्कशन होगा। लास्ट में हम देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके बारे में जो है रिलेशन हम देखते हैं। ठीक है, क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आपको नहीं होने वाली है। ओके, सो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 plus a1x plus a2x square plus dash 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 till an x to the power n, where an is not equal to 0 is called a polynomial in x of degree n। ठीक है, कोई भी हमें एक्सप्रेशन दिया होता है वेरिएबल जिसमें x होता है। ठीक है, ये बात जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें बुक पे जो है x के फॉर्म में पॉलिनोमियल दिया होता है तो x के फॉर्म में ही हम पॉलिनोमियल होता है, ऐसा याद करें। पॉलिनोमियल कोई भी वेरिएबल में हो सकता है। ठीक है, जैसे कि जनरली जो है बुक्स में x दिया होता है, हम अभी x को लेके चलते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कोई कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है और वेरिएबल्स की कुछ पावर भी होती हैं। ठीक है, कुछ भी ये कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी पावर हो सकती है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, किसी भी फॉर्म में ये जो है एक्सप्रेशन हमें दिया होता है। ठीक है, डैश 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 किसी भी फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को बोला जाता है पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया। ये जो इस तरीके से जो भी चीजें लिखी होती हैं उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एक हमारा वेरिएबल होता है x, जनरली इसे x के फॉर्म में डिनोट किया जाता है, लेकिन किसी भी लेटर में इसको डिनोट किया जा सकता है। y लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, a b c d, किसी भी फॉर्म में जो है इसको लिख सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें हमेशा x ही लिखना हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। दूसरी बात, each power of x is a non-negative integer। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल सिर्फ वही होते हैं जिसमें जो वेरिएबल की जो पावर होती है, जैसे कि यहाँ पे है 4, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है कि माइनस में इनकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जो भी पावर में, पावर की जो वैल्यू है वो हमेशा नेचुरल नंबर और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे हम एग्जांपल देखेंगे, उससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात का और ध्यान रख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे पॉलिनोमियल x में है तो डिग्री n है। डिग्री का मतलब होता है किसी भी एक्सप्रेशन की x में जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री होती है। ठीक है, जैसे मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है, यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर लिखी है मैंने, वो लिखी है x की पावर 4। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसमें x की अलग अलग पावर होंगी, तो जहां पे भी x की सबसे बड़ी पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक है, अभी तक हमने जो है इस स्लाइड से ये सीखा। ठीक है, a1, ये जो साथ में कांस्टेंट हैं ये सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, और जो ये है वेरिएबल है, और जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसको हमने x नाम दिया। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इन पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन है उसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, 3x + 5, यहाँ पे क्या क्या देखा हमने? एक वेरिएबल है x और कुछ कांस्टेंट हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल। ठीक है, मैंने क्या बोला था? x की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। पहले वाले एग्जांपल में x की हाईएस्ट पावर हमें दिख रही है कि वो है 1, तो 1 हो गई डिग्री। ठीक है, दूसरा वाला एक्सप्रेशन हमने देखा, इसमें कुछ कांस्टेंट है, बीच में कुछ प्लस माइनस है,
x की जो हाईएस्ट पावर है वो है एक्स स्क्वायर, तो इसकी हो गई डिग्री 2। ठीक है, x की हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री भी हो गई 2। और जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। समझ में आई बात। तीसरा एग्जाम्पल ध्यान से देखो, तीसरा एग्जाम्पल अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था हमेशा x नहीं होता है, कभी दूसरी चीज भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो है 2y क्यूब प्लस 2/9 y स्क्वायर माइनस 5y प्लस √3। अभी मैंने बोला था कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए और जो है रियल नंबर होना चाहिए। देखो कांस्टेंट में कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट में हमें कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। y की पावर की बस वो कंडीशन थी कि वो इंटीजर होनी चाहिए। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। इस एग्जांपल में क्या बोला, कांस्टेंट में जो भी नंबर हो हमें फर्क नहीं पड़ता, y की जो पावर है वो एक इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। समझ में आया, ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई। और ये भी समझ में आया कि जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा x की फॉर्म में नहीं होगा, किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में हो सकता है। और इस तीसरी जो इक्वेशन है ये है 2y क्यूब, y की सबसे बड़ी पावर है यहाँ पे 3, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो है 3। ठीक है, पॉलिनोमियल्स y के फॉर्म में है और डिग्री है 3। ठीक है, इसी तरीके से इस पॉलिनोमियल को देखो, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है z और z की हाईएस्ट पावर है 4, तो इसका मतलब हुआ डिग्री 4। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या देखा, किसी भी पॉलिनोमियल को जो कि एक वेरिएबल के फॉर्म में लिखा होता है, उस वेरिएबल की अलग अलग पावर होती हैं एंड सम कांस्टेंट उससे मल्टीप्लाइड होता है और वो प्लस माइनस में अलग अलग टर्म्स को एक साथ में लिख के एक एक्सप्रेशन बनाया जाता है। उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं। उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। बस इतनी सी बात हमें समझ में आई कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री होती है और जो पावर है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, मतलब रूट में वो पावर नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में वो पावर नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से वो पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, जैसे मैं बात कर रहा था, जो पावर है वो रूट वगैरह में नहीं होनी चाहिए। जैसे पहले वाले में लिखा है एक्स रूट, मतलब x की पावर 1/2 प्लस 3, तो ये एक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे x डिवाइड में है, मतलब x की जो पावर है वो माइनस में है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे भी जो x की पावर है वो सब डिवाइड में लिखी हुई है, तो यहाँ भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल होने के लिए x की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है, हमने अलग अलग तरीके के पॉलिनोमियल्स अभी इसमें डिस्कस किए। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ऑलरेडी हमारा थोड़ा सा इस पर डिस्कशन हो चुका है, डिग्री क्या होती है, हर एग्जांपल में हमने चेक कर लिया था। ठीक है, A polynomial degree is the highest of the greatest power of a variable in a polynomial expression। ठीक है, डिस्कशन हमारा हो चुका है। कोई भी अगर पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें अगर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, डिग्री क्या होती है, उस वेरिएबल की उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कौन सी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब होता है 1। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हुआ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हम देखते आ रहे हैं पिछली क्लासेस में, उसमें हमेशा जो भी वेरिएबल्स होता था उसकी जो पावर होती थी वो हमेशा 1 होती थी, तो उसका मतलब यही है कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री हुई 1, मतलब हाईएस्ट पावर हुई 1। ठीक है, क्या फॉर्म होता है उसका, ax प्लस b। ठीक है, x की सिर्फ एक ही पावर होगी 1। ठीक है, तो इसमें x स्क्वायर नहीं हो सकता, x क्यूब नहीं हो सकता, x की पावर 4 नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ x ही होगा। ठीक है, क्या होगा, सिर्फ x होगा। लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ x होगा। ठीक है, x से बड़ी पावर नहीं होगी। ठीक है, समझ में आई। इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इसमें सिर्फ x होगा, x से बड़ी कोई पावर नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। 3x - 5 ये एक पॉलिनोमियल है।
√2x + 3 ये एक पॉलिनोमियल है, x - 5/8 इन सभी में x की जो पावर है वो 1 है। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होगी, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ते आ रहे हैं, उसमें जो हमेशा x की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है, ठीक है, तो वही जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। A quadratic polynomial is of the form ax² + bx + c। ये तो हमारा देखा हुआ फॉर्म है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरीके की चीजें हम देखते थे। ax² + bx + c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। जैसे अगर हाईएस्ट पावर है x², पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर है x², तो इसके बाद क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? x की पावर 1 हो सकती है, x की पावर 0 हो सकती है, मतलब कोई x की वो वेरिएबल ना हो, इसको तो 1 ही लिखते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होगा? एक x की पावर 2 का टर्म होगा, x की पावर 1 का एक टर्म होगा, और एक टर्म होगा x की पावर 0 का, मतलब 1 का, मतलब कांस्टेंट। तो एक टर्म हो गया x की पावर 2 का, दूसरा टर्म हो गया x की पावर 1 का, तीसरा टर्म हुआ x की पावर 0 का, मतलब कांस्टेंट। समझ में आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हमारा हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, नाम से ही दिख रहा है, ठीक है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसका मतलब जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 होगा उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। मतलब इसमें क्या होगा? एक x की क्यूब होगा, फिर x का स्क्वायर भी होगा, फिर एक x भी होगा, x की पावर 1, फिर x की पावर 0, इस तरीके की टर्म्स होंगी उसमें, ठीक है। क्योंकि x की पावर 3 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है, मतलब x की मैक्सिमम पावर 3 होगी। तो क्या क्या हो सकता है? x की पावर 3 हो सकती है, x का स्क्वायर हो सकता है, x की पावर 1 हो सकती है, x की पावर 0 हो सकती है, मतलब कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ तो ये सारी की सारी टर्म अवेलेबल हो। समझ में आया? ये जरूरी नहीं है कि अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ तो सारी x की जो टर्म है वो अवेलेबल हो। कभी कभी हो सकता है किसी एक्सप्रेशन में x² की कोई टर्म नहीं है, कभी हो सकता है किसी एक्सप्रेशन में x की पावर 1 की कोई टर्म नहीं है, कभी हो सकता है किसी एक्सप्रेशन में x की पावर 0 की कोई टर्म नहीं है, ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी एब्सेंट हो सकता है उस पॉलिनोमियल में। लेकिन अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या x की पावर 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल से एब्सेंट हो सकता है? क्या ऐसा कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है जिसमें x की पावर 3 का कोई टर्म ना हो? तो आंसर है ऐसा कोई टर्म नहीं होगा। अगर x की पावर 3 का कोई टर्म नहीं होगा तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो ही कहां से? मतलब x की पावर उसमें मैक्सिमम 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। समझ में आया? कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर मैक्सिमम पावर उसमें 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में x की पावर 3 एब्सेंट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्यूबिक है, मतलब उसकी हाईएस्ट पावर x की पावर 3 है, मतलब ये टर्म तो हो गई होगा। इसी तरीके से जो है x की पावर 2 में भी हम देख सकते हैं कि x की पावर 2 होगा, x की पावर 1 होगा और x की पावर 0 मतलब कांस्टेंट होगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि x की पावर 1 नहीं हो सकता है, x की पावर 0 नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि x का स्क्वायर वाला जो टर्म है वो गायब हो। समझ में आया? मतलब ये जो फॉर्म बन रहा है कि कोई कांस्टेंट हो x की पावर 3 हो, प्लस कोई कांस्टेंट हो x की पावर 2 हो, प्लस कोई कांस्टेंट है और यहाँ पे दिया हुआ है cx प्लस d, ठीक है। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म हुआ, ठीक है, जिसमें हो सकता है कभी कभी ये वाली टर्म नहीं हो, कभी कभी ये वाली टर्म नहीं हो, कभी ये वाली टर्म नहीं हो, वो सारे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आई बातें? समझ में आई। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में सिर्फ इतना याद रखना है कि जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है वो 3 होती है। डिग्री का मतलब होता है जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी 3 होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये आपको याद रखना है, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। इस तरीके से जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल को शो किया जाता है एंड ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सबको ध्यान से देखो एग्जांपल्स को, अलग अलग वेरिएबल हैं, मैक्सिमम पावर सभी में 3 है,
मैक्सिमम पावर 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर का एक टर्म आता है, एक्स का टर्म है कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का टर्म है, वाई का टर्म है कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर का टर्म है, जेड का टर्म है और एक कांस्टेंट है। हो सकता है ये जेड हट जाए तो भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये हट जाएगा तो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट को हटा दो तो भी बचा हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये जो टर्म है जेड क्यूब, ये इसको हटा नहीं सकते, ठीक है। पॉलिनोमियल सब समझ में आ जाएगा, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा लीनियर है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। अब आया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब है जो डिग्री है वो होगी 4, ये होता है बाई क्वाड्रेटिक, मतलब जो डिग्री है वो होगी 4, ठीक है। उसी तरीके से अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इसका फॉर्म हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर, कोई एक टर्म होगी जिसकी पावर 4 होगी, फिर एक टर्म आएगी जिसकी पावर 3 होगी, फिर एक टर्म आएगी जिसकी पावर 2 होगी, फिर एक टर्म आएगी जिसकी पावर 1 होगी, फिर एक कोई टर्म आएगी जिसका कांस्टेंट होगा, मतलब x की पावर यहाँ पे 0 होगी, ठीक है। समझ में आया। इसमें भी अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये टर्म मतलब उसमें होगी होगी, ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ऐसे ही ये भी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें x की पावर मैक्सिमम 4 है तो वो होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये बातें हमें समझ में आ गई कि डिग्री क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ये हमने देख लिया। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा ये हमने देख लिया, ठीक है। एंड अब देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। कोई भी एक इक्वेशन है, ठीक है, जैसे यहीं पे दी हुई है, जैसे ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है। मान लो एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। जो लिखा हुआ है अभी उस पर ध्यान नहीं देना है, जो मैं लिख रहा हूं सिर्फ उसी पे ध्यान देना है, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। मान लो ये एक पॉलिनोमियल है जिसको हम लिखते हैं px, ठीक है। ये शो करने का तरीका है किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी फंक्शन को एक शो करने का तरीका है कि इसमें अगर x की कोई भी वैल्यू डालो तो ये कुछ वैल्यू देगा, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं, x की जब भी इसमें कोई वैल्यू डालेंगे ये सॉल्व होके कोई एक वैल्यू देगा। समझ में आया नहीं आया? चलो एक बात बताता हूं। ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है px 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसका मतलब ये हुआ अगर हम इसमें p की वैल्यू 1 रख दें, सॉरी x की वैल्यू 1 रख दें, तो जो px पॉलिनोमियल है वो p1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 1 रखो 2, ठीक है, माइनस 3, क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो वो काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होके वो 1 ही हो जाएगा। तो 2 माइनस 3 प्लस 5, कितना आंसर आया, माइनस 1 प्लस 5 4। मतलब x की वैल्यू अगर हमने 1 रखी तो इसने कुछ आंसर दिया, मतलब ये एक इनपुट हुआ कि x की वैल्यू 1 रखने पे ये कुछ वैल्यू दे रहा है, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो ये पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की 2 पर, x की वैल्यू 2 पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, कितनी हुई इसकी वैल्यू, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, ठीक है, इस टर्म का वैल्यू हुआ 8, 3 2 जा 6 प्लस 5, कितना हुआ 8 माइनस 6 2, 2 प्लस 5 7, ठीक है। मतलब ये हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे इस पॉलिनोमियल में x की कुछ भी हम वैल्यू देते जा रहे हैं, रिस्पांस में ये पॉलिनोमियल की दूसरी वैल्यू देता जा रहा है। जैसे x की वैल्यू अगर 2 रखी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 5, अगर x की वैल्यू हमने 1 रखी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आई ये। मतलब जैसे जैसे हम x की वैल्यू रखते जा रहे हैं
ये हमें कुछ ना कुछ पॉलिनोमियल की वैल्यू देता जा रहा है। x की वैल्यू x1 रखी तो ये कुछ वैल्यू देगा, कुछ दूसरी वैल्यू रखी तो ये कोई दूसरी वैल्यू देगा, ये कोई तीसरी वैल्यू रखी तो ये कोई तीसरी वैल्यू देगा। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हम रखते जाएंगे, रिस्पॉन्स में ये जो पॉलिनोमियल है ये हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देता रहेगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट क्या होता है, जैसे अगर किसी पॉइंट को कंसीडर करें जैसे x इक्वल टू 2, तो इस पॉइंट पे जो है ये पॉलिनोमियल क्या वैल्यू दे रहा है, वो होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट द गिवन पॉइंट। मतलब x की वैल्यू 2 रखी तो इस पॉलिनोमियल ने क्या वैल्यू दी, इस पॉलिनोमियल ने वैल्यू दी 7। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है x की वैल्यू 2 रखने पे 7 वैल्यू दे रहा है। समझ में आया? समझने वाली बातें ये थी, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर x की कुछ ना कुछ वैल्यू डालो तो वो रिजल्ट में एक पॉलिनोमियल की वैल्यू देगा। ठीक है, x की वैल्यू हमने डाली, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली। इसी तरीके से हमें पूरे चैप्टर में क्या करना है, x की कुछ एक वैल्यू देंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आया? x की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, x की हम कुछ भी वैल्यू डालेंगे, पॉलिनोमियल हमें एक वैल्यू जरूर देगा। ठीक है, समझ में आया? x की कोई भी वैल्यू डालने पे पॉलिनोमियल अगर कोई वैल्यू देता है तो वो वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल एट द गिवन पॉइंट। समझ में आया? देखो क्लियर हुआ? अब स्टेटमेंट्स को हम पढ़ते हैं। इफ px इज अ पॉलिनोमियल x, पॉलिनोमियल इन x, and if beta is any real number, then the value obtained by putting x equal to beta in polynomial x is called the value of px at x equal to b। मतलब ये जो पॉलिनोमियल था हमने लिया, इसको हमने माना px एक पॉलिनोमियल है, इसमें हम जो भी वैल्यू डाल रहे हैं उसको हम मान रहे हैं बीटा की हम जो वैल्यू डालते जाएंगे उसके रिटर्न में जो पॉलिनोमियल है हमें एक वैल्यू देता रहेगा। जैसे हम अगर बीटा की वैल्यू 2 मतलब p2 की वैल्यू निकालेंगे, जिसमें x की वैल्यू अगर 2 डालेंगे तो ये हमें रिटर्न में देगा 7, जैसे अभी हमने निकाला था। अगर x की वैल्यू हम -1 डालेंगे तो ये रिटर्न में हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। इस -1 डालने पे आया 10। मतलब हर x की हर एक वैल्यू पे पॉलिनोमियल एक वैल्यू देगा। x की दूसरी वैल्यू रखो, फिर दूसरी वैल्यू देगा। x की तीसरी वैल्यू रखो, ये फिर तीसरी वैल्यू देगा। मतलब x की कोई भी वैल्यू रखते जाओ, इंफिनिटी तक x की कोई भी वैल्यू रखते जाओ, ये एक उसकी वैल्यू देगा रिटर्न में। ठीक है, पॉलिनोमियल इस तरीके से काम करता है। ठीक है, कोई भी हम वैल्यू देते जाएंगे x की तो वो रिटर्न में कोई ना कोई वैल्यू देता रहेगा। समझ में आया? ये हुआ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट द गिवन पॉइंट। एट द गिवन पॉइंट मतलब x की वैल्यू अगर ये रखी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू ये रखी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू ये आ गई। मतलब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, 2 रखेंगे तो कुछ वैल्यू देगा, 3 रखेंगे तो कुछ वैल्यू देगा, 4 रखेंगे तो कुछ, मतलब हर x की वैल्यू पे पॉलिनोमियल कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ही देगा। ये कंफर्म है। ठीक है, समझ में आई ये बात? ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हुआ था हमारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट द गिवन पॉइंट। समझ में आया? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट द गिवन पॉइंट, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ था। अब हुआ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, जैसे ये पॉलिनोमियल को ध्यान देना, इस पॉलिनोमियल को ध्यान देना, ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें क्या होगा, x की हम एक वैल्यू डालेंगे, यहां से वो पॉलिनोमियल की एक वैल्यू देगा। x की दूसरी वैल्यू डालेंगे, पॉलिनोमियल की दूसरी वैल्यू निकलेगी। तीसरी वैल्यू x की डालेंगे, पॉलिनोमियल की तीसरी वैल्यू निकलेगी। मतलब हर वैल्यू पे जो है एक वैल्यू ये पॉलिनोमियल की देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसी भी कोई ना कोई x की वैल्यू होगी जहां पे पॉलिनोमियल 0 निकल के आएगा। ठीक है, फिर से सुनो, x की एक वैल्यू डाली, पॉलिनोमियल ने एक x की जो आउटपुट है वो कुछ वैल्यू दिया। ठीक है, ये समझो कि पॉलिनोमियल है एक मशीन। ठीक है, मशीन है, x का हम यहां से कुछ भी इनपुट देंगे वो मशीन में कैलकुलेशन करके आउटपुट देगा।
x की एक वैल्यू देंगे तो वो एक आउटपुट देगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो वो एक आउटपुट देगा। ऐसे जो मर्जी आए x की वो वैल्यू डाल सकते हैं, पॉलिनोमियल कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। लेकिन कुछ आउटपुट ऐसे भी होंगे, कुछ आउटपुट ऐसे भी होंगे जिनमें जो वैल्यू आ रही है वो 0 होगा। समझ में आ रहा है? x की कुछ वैल्यू ऐसी भी उसमें हम डाल रहे होंगे जिसमें वो कैलकुलेशन होने के बाद लास्ट में 0 आ रहा होगा। समझ में आया? तो x की वो वैल्यू जिनका कैलकुलेशन करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। सबसे ज्यादा यूज इस चैप्टर में इसी कंसेप्ट का होने वाला है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझो। ठीक है, x की हर वैल्यू पर पॉलिनोमियल की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। ठीक है, x की कोई सी भी वैल्यू पे पॉलिनोमियल की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। तो पॉलिनोमियल 0 हो रहा होगा, पॉलिनोमियल की हो सकता है कभी वैल्यू 1 आ रही हो, कभी 2 आ रही हो, कभी 50, कभी 100, कभी 120, कुछ भी वैल्यूज आ रही होंगी पॉलिनोमियल की, जैसे जैसे हम x में चेंजेस ला रहे होंगे। तो कुछ वैल्यूज ऐसी भी होंगी जो पॉलिनोमियल का जो आउटपुट है वो 0 भी आ रहा होगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे इक्वेशंस में x की कुछ वैल्यूज डालने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 भी हो रही होगी। तो वो जो वैल्यूज होती हैं जो अगर इक्वेशन में डाल दी जाए तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 हो जाए, उस वैल्यू को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी किसी बुक्स में उस वैल्यू को रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहा जाता है। समझ में आया? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा? x की वो वैल्यू हम कौन सी डालें जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे, उस x की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। समझ में आई बात? जैसे कि यहां पे हम देखें, ठीक है, देखो ये वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल हो गया अपना। ठीक है, देखो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है यार। ठीक है, ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, अभी यहां कुछ नहीं देखना है, अभी सिर्फ यहां देखना है। तो हम इसमें वो वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये इक्वेशन हमने लिख दी, अब इसमें हम चेक कर लेते हैं कि x की क्या वैल्यू निकालने पे जो है पॉलिनोमियल को 0 बना रहा है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं कि इन दोनों टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल आ रहा है -3। ठीक है, तो अब बीच वाली टर्म को कुछ इस तरीके से तोड़ना होगा जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे -3 आ जाए और ऐड करने पे जो वैल्यू है ओरिजिनल -2x वो आ जाए। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से तोड़ेंगे? x स्क्वायर, इसको लिखते हैं हम -3x प्लस x, ऐसा लिख सकते हैं। -2x को -3x प्लस x लिख सकते हैं, यहाँ -3 बिल्कुल वैसे का वैसे ही। अब हम चेक करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -3 और +1 को मल्टीप्लाई करने पे -3 आ रहा है, दोनों को ऐड करने पे जो -2x था वही का वही आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो ब्रेक हमने किया वो सही किया। अब हम इसको x यहां करते हैं, कॉमन लेते हैं, x -3 आया, यहां पे +1 कॉमन लेते हैं, x -3 आया। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या आया? x +1 और x -3 इक्वल टू 0। यहां से हमारी x की वैल्यू निकली, x की एक वैल्यू आई हमारी -1, x की हमारी दूसरी वैल्यू आई 3। ठीक है, x की वैल्यू आई हमारी -1, x की वैल्यू आई हमारी 3। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछली क्लासेस में सॉल्व करते आए हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ x की एक वैल्यू ऐसी है -1 जो पूरी इक्वेशन को 0 बना सकती है, दूसरी x की वैल्यू ऐसी है 3 जो पूरी इक्वेशन को 0 बना सकती है। ठीक है, दो ऐसी वैल्यू आ गई जो हमारी जो पॉलिनोमियल है उसको 0 बना सकती हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं ये हमारी हुई जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको चेक भी कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे चेक करके दिखाया गया है। x की वैल्यू को अगर 3 डाला तो 3 का स्क्वायर -2 × 3, 2x को 2 × 3 -3। ठीक है, तो ये 3 स्क्वायर हो गया यहाँ पे 9, -2 × 3 हो गया -6 और ये -3, तो 9 और ये दोनों मिलके 9, तो 9 - 9 0। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब 3 एक ऐसी वैल्यू है जो इक्वेशन को 0 बनाती है। अगला क्या आया? -1। -1 को भी हम रख के देखते हैं।
तो ये -1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2x -2 इंटू -1 और -3 को लिखा वैसे का वैसे, ठीक है। -1 का स्क्वायर हो गया 1, -2 इंटू -1 हुआ प्लस का 2 एंड यहाँ पे -3, 2 + 1 3, 3 - 3 0, मतलब -1 भी एक ऐसी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना रही है। समझ में आया? -1 भी एक ऐसी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना रही है। मतलब हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया था और हमसे बोला कि आप ऐसा कुछ वैल्यू निकालो, ऐसी कुछ वैल्यूज निकालो जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना दे। इसका मतलब हमें वो निकालो जो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, ठीक है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं? अगर हमें ऐसी वैल्यू चाहिए, अगर हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना दे, अगर हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना दे, तो हम वो 0 बना देते हैं उसको और फिर x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर दो, अपने आप हमें वो जो फंक्शन है वो x की वैल्यू दे देगा कि x की कौन कौन सी वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही होगी। आ गई बात समझ में? तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमने निकालना सीख लिया और ये भी सीख लिया कि वो आखिर में होते क्या हैं, ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ये हमारा डिस्कशन हो गया, ठीक है। अब मेनली जो हमें इस चैप्टर में डील करना है, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेकर ही हमारा इस चैप्टर में जो है अभी 10th क्लास में हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म होता है, वो होता है ax² + bx + c। ध्यान देने वाली बात क्या है? एक टर्म होगा x² का जिसके साथ एक कोफिशिएंट होगा, एक टर्म होगा x का जिसके साथ एक कोफिशिएंट होगा, एक टर्म होगा जिसमें सिर्फ कांस्टेंट होंगे। तो ये 3 तरीके के टर्म होंगे, एक होगा x² के साथ, एक होगा x के साथ, एक होगा कांस्टेंट, ठीक है। अब इनमें से हो सकता है सेकंड टर्म हो या ना हो सकता है थर्ड टर्म हो या ना हो, लेकिन हर केस में जो है जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक रहेगा क्योंकि x² वाला टर्म तो वहां होगा ही होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। दूसरी चीज समझने वाली क्या है कि यहां पे अगर इनको चेक किया जाए तो हमेशा x² के साथ वाला कोफिशिएंट होगा a, मतलब इस केस में a की वैल्यू कितनी आ गई? 5, ठीक है। हमेशा हम लोग क्या करेंगे? x² के साथ वाला जो कोफिशिएंट है उसको a बोलेंगे और उसकी वैल्यू इस एग्जांपल में है 5। b के साथ वाला जो x के साथ वाला कोफिशिएंट है, सिर्फ x के साथ वाला कोफिशिएंट है, उसको हम b बोलेंगे और यहां पे b की वैल्यू है 5, ठीक है। इसी तरीके से जो c की जो कांस्टेंट वैल्यू है जिसमें x का कोई टर्म नहीं है उसको हम बोलेंगे c, ठीक है। और ये सारी चीजें साइन के साथ हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे c की वैल्यू है -10। समझ में आया? हम a किसको बोलेंगे, b किसको बोलेंगे और c किसको बोलेंगे? इस चैप्टर में a किसको बोलेंगे, b किसको बोलेंगे, c किसको बोलेंगे, वो यहाँ पे आपको समझना था, ठीक है। x² के साथ जो भी टर्म लिखा है वो हो जाएगा हमारा a, x के साथ जो लिखा है वो हो जाएगा b, c के साथ जो भी लिखा है वो हो जाएगा हमारा c, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, ये बात हमें समझ में आई, ठीक है। एक काम करते हैं, एक बार हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करना भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमें इस इक्वेशन के अगर जीरोस निकालना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है या जीरोस निकालना है, बात एक ही होती है। अगर इसको हमें जीरोस निकालना है तो इसको हम 5x² + 5x - 10 को हम लोग क्या करेंगे? 0 से इक्वेट भी कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या रिवाइज करते हैं। मैंने क्या बोला था? सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कितना हुआ? 5 × 10 - 50 हुआ,
ठीक है। अब बीच वाली टर्म को कुछ इस प्रकार से तोड़ना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन करने पे -50 आ जाए और उनको आपस में ऐड करने पे जो हमारा बीच की टर्म थी 5x वो वैसी की वैसी रहे। ठीक है, समझ में आया? मतलब 5x को ही हमें कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पे तो हमें -50 आंसर दे दे और उनको एडिशन करने पे बीच में 5x आंसर दे दे। बहुत सारे लोग इसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते रह जाते हैं लेकिन ये दो वैल्यूज नहीं मिल पाती हैं जो वो ब्रेक करना हो। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए मैं आपकी हेल्प करता हूं। ठीक है, हमें हमेशा किस तरीके से बढ़ना है, हमने मल्टीप्लाई करके देखा -50। ठीक है, अब ये जो -50 है, ठीक है, इसको हम चेक करेंगे कि किस किस तरीके में हम इसको लिख सकते हैं। सेम कंसेप्ट जो है पिछले चैप्टर में भी मैंने यूज किया था कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन में किस किस तरीके से लिख सकते हैं, उसको चेक करने का तरीका है कि इसको लिख सकते हैं हम 1 × 50। ठीक है, मतलब 1 × 50 लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने पे 50 तो आ रहा है लेकिन कहीं भी इसका माइनस करने पे 5 नहीं आ रहा है, माइनस करने पे कितना आ रहा है 49, मतलब ये नहीं चलेगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 × 25। अभी भी मल्टीप्लिकेशन करने पे तो 50 आ रहा है लेकिन दोनों का माइनस करने पे अभी 23 आ रहा है, मतलब नहीं चलेगा क्योंकि हमें चाहिए 5 माइनस करने पे। ठीक है, इसको 3 × समथिंग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। 4 × समथिंग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। 5 × समथिंग लिख सकते हैं, मतलब 5 × 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी भी मल्टीप्लिकेशन करने पे तो 50 आ रहा है लेकिन हमें माइनस करने पे कितना चाहिए, 10 - 5 5। मतलब ये वो प्रोडक्ट है जो हमें मल्टीप्लिकेशन करने पे तो 50 दे रहा है और इन दोनों का माइनस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी वही है जो हमारी ये टर्म है। मतलब माइनस करने पे हमें 5 चाहिए था, वो भी मिल रहा है। मल्टीप्लिकेशन करने पे 50 चाहिए था, वो भी मिल रहा है। मतलब 5 और 10 का पेयर ऐसा है, 5 और 10 का पेयर ऐसा है जो हम ले सकते हैं। मतलब 5 और 10 का एक पेयर ऐसा है जो मल्टीप्लिकेशन करने पे 50 दे रहा है और एडिशन करने पे 5 दे देगा। चलो तो हम इसको लिख के देखते हैं। ठीक है, हमने पेयर निकाला 5 और 10। अगर आपको पेयर नहीं मिलते हैं तो आपको इस तरीके से सोचना होगा, इजीली आपको वो पेयर मिल जाएगा। कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं जो सोचने पे भी हम वो नहीं सोच पाते हैं वो पेयर। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप डेफिनेटली उस पेयर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, बहुत से लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ यही दिक्कत होती है कि वो तोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, अब 10 और 5 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे -50 चाहिए। ठीक है, -50 चाहिए। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5x²। ठीक है, 10 और 5 को मिला के करना है, मतलब हम कर सकते हैं 10x - 5x, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है -10 = 0। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं 10 और -5, 10 और -5 मल्टीप्लिकेशन करने पे -50 आ रहा है, 5 × -10 मल्टीप्लिकेशन करने पे -50 आ रहा है, बराबर है। 10 - 5 5x हो रहा है, 10 - 5 5x हो रहा है, मतलब हमने एकदम परफेक्टली इसको तोड़ दिया है। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, 5x कॉमन लेते हैं। 5x हमने कॉमन लिया तो यहां पे बचा x और यहां पे बचा 2। ठीक है, कॉमन लेना सभी को आता है, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां से हमने कॉमन लिया, यहां से हमने कॉमन लिया 5। ठीक है, यहां से हमने -5 कॉमन लिया तो यहां पे बचा x और +2। समझ में आई चीज? यहां से हमने 5x कॉमन लिया तो यहां पे आया x + 2, यहां से हमने -5 कॉमन लिया, अंदर बचा x + 2। तो हमारा जो फाइनल जो आंसर है वो क्या आया, 5x - 5, ये एक टर्म बना। ठीक है, दूसरा टर्म बना x + 2 = 0। एक चीज और कर सकते हैं, इसमें से भी 5 कॉमन निकाल लो तो 5 यहां आया, x - 1 और x + 2 = 0। ठीक है, समझ में आई चीजें किस तरीके से हमने सॉल्व की, किस तरीके से हमने सॉल्व की चीजें समझ में आई। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये देखा
कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, मैं एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ, यही इस इक्वेशन को मैं वहाँ वापस से लिख रहा हूँ, 5 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इस वैल्यू, इस जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस निकालने थे, मतलब हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी थी जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, x की ऐसी वैल्यूज निकालनी थी जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। हमने इसको जीरो से इक्वेट किया और x की वैल्यूज निकाल ली। x की वैल्यूज यहाँ पे क्या क्या आई, x की वैल्यू आई है, एक तो आई है 1 और एक है -2। मतलब x की वैल्यू अगर -1 यहाँ पे रख दें तो पूरा जीरो हो जाएगा, x की वैल्यू -2 अगर यहाँ रख दें तो पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई चीज, दो वैल्यूज हमें मिल गई। ठीक है, तो मतलब ये हुआ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं कि एक कांस्टेंट जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज x माइनस कोई एक ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल का जीरो हो इनटू x, देखो इसको अपन प्लस लिख लेते हैं। ठीक है, नहीं माइनस ही रहने दो। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, x माइनस कोई एक वैल्यू और x माइनस कोई एक वैल्यू जो कि पॉलिनोमियल का, वो ऐसी वैल्यू होंगी जो पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। ठीक है, अब ये जो पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं जो हमने निकाला, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो सभी को पता है दो ऐसी वैल्यूज आएंगी जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना रही होंगी, तो उन दो वैल्यूज को हम लिख देते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, उन वैल्यूज को हम अल्फा और बीटा से शो करते हैं। समझ में आई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई अगर दो वैल्यू निकलती हैं जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना देती हैं, तो हम उसको अल्फा और बीटा, दो ऐसी वैल्यूज शो करते हैं। एक को हम अल्फा बोलते हैं, दूसरे को हम बीटा बोलते हैं। और एक बात समझने वाली ये थी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो इस तरीके के फॉर्म में लिख जाती है। ठीक है, इस तरीके के फॉर्म में वो सॉल्व होती है, जहां पे एक तो कांस्टेंट वैल्यू निकलती है, दूसरा मल्टीप्लीकेशन में x माइनस पहला रूट और दूसरा x माइनस दूसरा रूट, मतलब x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। अब इसमें तीन चीजें हमने और देखी, k क्या होता है, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है। क्या क्या देखा, k क्या होता है, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, ये तीनों चीजें हमने देख ली। k एक कांस्टेंट होता है जो मल्टीप्लीकेशन में होता है, x माइनस अल्फा पहला रूट और x माइनस बीटा दूसरा रूट, मतलब अल्फा और बीटा दो ऐसी वैल्यूज हैं जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना रही हैं। ठीक है, पिछली स्लाइड्स में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है। इस पूरे चैप्टर में a b c जो आप देखेंगे वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b और c का कोफिशिएंट जो कांस्टेंट का कोफिशिएंट जो होता है c, जो कि खुद ही एक वैल्यू है। a b c हमने देख लिए, यहाँ पे k हमने देख लिया क्या होता है, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है। अब हम इसको पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ऐसी दो वैल्यूज जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, उसको हम एक वैल्यू को अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोलते हैं। ये इस इक्वेशन के रूट भी होते हैं और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल भी यही होते हैं। समझ में आया? आई होप सो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, ओके, तो एक फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। थोड़ा हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैमिलियर होना पड़ेगा तो हमें और इजी होगा सीखने में। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें x की दो ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर रहा हो, मतलब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल हमें निकालने हैं, मतलब x की दो वैल्यूज निकालनी है जो जीरो कर रहा हो, मतलब हमें अल्फा और बीटा निकालना है। समझ में आ गया? चलो, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा हमें दिया हुआ है। मैंने अभी डिस्कस किया था कि बीच वाली टर्म को तोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 320, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू आ रही है 324। ठीक है, 324 और बीच वाली टर्म है 45, मतलब 45 को कुछ माइनस 45x जो लिखा हुआ है इसको कुछ ऐसा तोड़ना पड़ेगा दो टर्म्स में कि उनका मल्टीप्लाई करने पे 324 मिल जाए और ऐड करने पे जो माइनस 45 वैल्यू है वो आ जाए।
ठीक है, कैसे तोड़ते हैं अभी मैंने बताया था, जिसको नहीं आता है फिर से देखो। हम 324 को लिख सकते हैं 1 इंटू 324। क्या ये वो दो पेयर हैं वैल्यू के? नहीं, क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए 45, यहां डिफरेंस आ रहा है 323। ठीक है, नहीं चलेगा। 2 इंटू समथिंग लिखते हैं, 2 इंटू समथिंग लिखते हैं। 324 को 2 से डिवाइड करो, 300 को 2 से डिवाइड किया 150, 24 को 2 से डिवाइड किया 12, 150 और 12 162। इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 से हो सकता है क्या? ठीक है, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 में 324 का डिवीजन करना है। 324, 300 को डिवाइड किया 100, 24 को डिवाइड किया 8, तो 108। समझ में आया? इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 108 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी भी हमें डिफरेंस चाहिए 45 का, हमें डिफरेंस आ रहा है 105 का, अभी भी हमें नहीं मिला। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 4 इंटू समथिंग। ठीक है, 4 इंटू समथिंग हम लिख सकते हैं क्या? 324, 300 को 4 से डिवाइड करो, कितना आया? 75, और 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6, मतलब 81। 75 प्लस 6 कितना हुआ? 81। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 81। अभी भी आया क्या डिफरेंस? अभी भी डिफरेंस कितना आ रहा है? 77 आ रहा है। 81 और 4 का डिफरेंस 77। अभी भी डिफरेंस हमें 45 नहीं मिला। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं 5 इंटू समथिंग चेक करते हैं। 5 इंटू समथिंग ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 5 इंटू समथिंग तभी होगा जब लास्ट में 5 होता है, तो 5 इंटू समथिंग नहीं होगा। 6 इंटू समथिंग हो सकता है क्या? चेक कर लेते हैं। 6 इंटू समथिंग, 300 को 6 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है? 50। 300 को 6 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है? 50। 300 को डिवाइड कर चुके हैं, अब 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4। 50 और 4 कितना हुआ? 54। समझ में आया? समझ में आया कैसे किया? डिवाइड कैसे करना है समझ में आ रहा है? इस तरीके की टेक्निक आपको यूज आएंगी, हेल्प करेंगी टाइम बचाने के लिए। ठीक है, नहीं तो आप सारे मल्टीप्लिकेशन करते जाओगे, बहुत दिक्कत होगी। 324 को 6 से डिवाइड किया, 54 आया, मतलब 6 इंटू 54 कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंस चाहिए 45। अभी भी कितना डिफरेंस आ रहा है? 48, मतलब थोड़ा सा हम क्लोज हैं। हो सकता है 7 इंटू समथिंग हम लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब 324 को जो है हम 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 324 को अब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शायद हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, 7 1 7, 7 4 28। ठीक है, और 4 कितना हो रहा है? ये तो डिविजिबल ही नहीं है 7 से, है ना, तो फिर हमें करना पड़ेगा 8 से। ठीक है, 7 से डिविजिबल ही नहीं है, ये 8 से करना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर बचता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम 8 से चेक करते हैं। ठीक है, 8 से चेक करते हैं। 8 से चेक करते हैं। 8 से चेक करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? 8 से हम इसका डिवीजन होगा कि नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर 8 से करें तो यहाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ 8 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 8 से अगर इसको करना होता हमें चेक, तो हम क्या करते? हम 8 इंटू समथिंग करना है ना, तो हम क्या करते हैं? इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 हो जाता है, और डिवाइड मतलब इसमें से होता है, जो कि नहीं हो सकता, मतलब ये 8 से भी डिविजिबल नहीं है। समझ में आया? आ रहा हो तो कोई बात, आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं। सिंपल सा ये समझो कि ये 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब हम 9 से चेक करते हैं। 9 से हम चेक करते हैं। ठीक है, 9 से चेक करते हैं 324 को। ठीक है, 9 से चेक करते हैं। 9 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 27, बचा 5 54, तो 9 6 ज़ा 54। ठीक है, 36 आया, मतलब 9 इंटू 36 लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 36। 9 इंटू 36, ओ माई गॉड, 9 और 36 को अगर हम ऐड करें, अगर हम इनको ऐड करें तो हमें 45 आ रहा है। ठीक है, समझ में आई चीज? 9 और 36 को अगर हम ऐड करें तो हमें ये जो 45 हमें चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें डिवीजन आसानी से, ये जो ब्रेकिंग है आसानी से नहीं हो रही है, ताकि आपको पता, अगर आप ये वीडियो देखने से पहले 324 को तोड़ते ना तो बहुत ही मुश्किल था
कि आप अज्यूम कर पाते हैं कि कौन कौन से वो नंबर हो सकते हैं। 36 इंटू 9 तक आप बहुत मुश्किल से पहुंच पाते, लेकिन इस तरीके से कम गारंटी थी कि आप पहुंच पाए। टाइम जरूर लगा, हर क्वेश्चन में टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन इस तरीके से आप पहुंचेंगे जरूर वहां तक, ठीक है। 9 इंटू 36 तक हम पहुंच गए, ठीक है। इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन रखा जिसमें मुश्किल से आपको वो वैल्यूज मिले जिसमें आप इसको तोड़ सकते हो, ठीक है। तो 9 इंटू 36 हमें ऐसी वैल्यू मिली जो जिसको ऐड करने पे 45 भी हमें मिल रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे जो 324 हमें चाहिए था वो हमें मिल रहा है, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं कि कैसे लिख सकते हैं। इसको हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 36x, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम माइनस 9x भी लिख सकते हैं, प्लस 324, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देखा 324, 36 इंटू 9 माइनस 36 इंटू माइनस 39 का आंसर भी प्लस 324 आ रहा है, मतलब कि ये सही है। x को हमने बाहर निकाला, x माइनस 36, ठीक है। माइनस 9 को यहां से हमने बाहर निकाला तो x, और अभी हमने देखा 9 इंटू 36 जो होता है 324 होता है, तो यहाँ माइनस 36, ठीक है। तो किस तरीके से ये फॉर्म बना, x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल टू 0, मतलब x की जो दो वैल्यूज हैं वो है 9 और 36, ठीक है। ये दो वैल्यू ऐसी हैं, मतलब ये दो रूट्स हैं, मतलब ये दो जीरोस हैं उस पॉलिनोमियल के जो इसको जीरो बना रहा है। समझ में आया? समझ में आया किस तरीके से ब्रेक करना है, किस तरीके से हमें वैल्यूज निकालनी है। किसी भी पॉलिनोमियल को जो ब्रेक करके हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। दो जो वैल्यूज हैं उसके रूट्स की, जो जीरोस हैं उसके, वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो पार्ट है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब हम एक रिलेशन देखते हैं किसके बीच में, जीरोस एंड कोएफिशिएंट। क्या क्या चीजें बताई थी, सबसे पहले मैंने कोएफिशिएंट्स के बारे में बताया था। ए, बी और जो सी होते हैं वो कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं। ए किसका कोएफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का, बी किसका होता है, एक्स का, सी किसका होता है, कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा मैंने बात की थी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, अल्फा और बीटा जो हमने निकाले थे वो जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे। क्या, अल्फा और बीटा जो हमने निकाले थे वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल थे, ठीक है। समझ में आती है ये बात? मतलब ये अगर एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको अगर हम सॉल्व करके ऐसा कुछ लिखते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, क्योंकि आंसर ये ऐसी तरीके से आता था हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं, इसको, ठीक है। और कभी अगर कांस्टेंट हुआ तो उसको यहां भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट कि हम इस पूरी इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसे ही लिखा था, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ठीक है। कोई भी इक्वेशन दी हुई थी उसको हमने सॉल्व किया, तो किस तरीके से सॉल्व हुआ था, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन ये आया था जो कांस्टेंट था 5, फिर x माइनस एक रूट आया था, x माइनस दूसरा रूट, मतलब x माइनस अल्फा आया था, x माइनस बीटा आया था, इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा वो जो 0 के इक्वल था, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को भी 0 के इक्वल कर दें, हम इस पूरी इक्वेशन को अगर 0 के इक्वल कर दें तो इसका अल्फा और बीटा निकल सकता है, वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इस लाइन में अब किसी को भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। यही रीजन था जो मैंने पिछले क्वेश्चंस करवाए, और आपको समझने में आसानी हुई कि कैसे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जिसमें कांस्टेंट इनटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, जहां पे अल्फा और बीटा है वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को वैसा का वैसा ही रखे रहने देते हैं, इस वैल्यू को आगे हम बढ़ाते चलते हैं, ठीक है। चेक करते हैं आगे क्या क्या होता है, ठीक है। x का x से मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ, एक्स स्क्वायर, x का बीटा से मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस एक्स बीटा, फिर इस अल्फा का जो है x से मल्टीप्लाई होगा माइनस अल्फा एक्स,
फिर इस अल्फा का जो है बीटा से मल्टीप्लाई होगा प्लस का अल्फा बीटा। समझ में आई चीज? इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, पहले x का x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x का बीटा से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स बीटा, माइनस अल्फा का x से मल्टीप्लाई किया माइनस अल्फा x, माइनस अल्फा का माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किया तो प्लस अल्फा बीटा आ गया। इसको थोड़ा और सॉल्व करता हूं, ठीक है? इसको और सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर यहां बिल्कुल वैसा का वैसा ही, यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे x को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, दोनों में से। यहां पे एक काम करता हूं, माइनस एक्स को कॉमन लेता हूं, तो यहां बचा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। माइनस एक्स को अगर मैंने कॉमन लिया तो यहां बचा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और प्लस यहां अल्फा बीटा, बिल्कुल वैसा का वैसे ही, ठीक है, समझ में आई। और यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वैसा का वैसे, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं, इसका मतलब ये होता है, अगर ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं तो इसका मतलब ये होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर इक्वल करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है वो यहाँ के एक्स स्क्वायर वाले टर्म के बराबर होगा, यहाँ पे जो एक्स वाला टर्म है वो यहाँ के एक्स वाले टर्म के बराबर होगा, यहाँ का जो कांस्टेंट होगा वो यहाँ के कांस्टेंट के बराबर होगा। समझ में आया? अगर दो इक्वेशंस, अगर दो पॉलिनोमियल इस तरीके से अगर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म दोनों तरफ बराबर है, एक्स वाला टर्म दोनों तरफ बराबर है, सी कांस्टेंट वाला टर्म दोनों तरफ बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये के का कांस्टेंट सब में होगा, के का जो मल्टीप्लाई है वो सब में होगा, तो यहाँ पे वहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए, ठीक है। एक्स स्क्वायर का अभी हम कोफिशिएंट देख रहे हैं, एक तरफ है a, उस तरफ है a, इस तरफ कितना है? k। समझ में आया? जो एक्स स्क्वायर का वहां कोफिशिएंट a, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है k, ठीक है, तो a इक्वल टू k हो गया। अब x का कोफिशिएंट, x का जो कोफिशिएंट है हम उसको इक्वेट करते हैं। वहां पे x का कोफिशिएंट है b, वहां पे x का कोफिशिएंट है b, यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है? k का मल्टीप्लाई होगा, तो वहां प्लस का भी x है तो यहां भी प्लस का यहां पे टर्म होना चाहिए। इसका मतलब जो कोफिशिएंट है x का वो माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा है। क्या है? माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। कोफिशिएंट को हमने इक्वेट किया, कोफिशिएंट को हमने इक्वेट किया तो b का वहां x का वहां पे जो कोफिशिएंट है वो है प्लस b, x का यहां पे जो कोफिशिएंट है वो है माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। c का जो कोफिशिएंट है, c का जो कोफिशिएंट है अगर हम उसको कंपेयर करें तो वहां पे c का कोफिशिएंट कितना है? c का मतलब है मेरा, c का मतलब है कि यहां पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है? c, और यहां पे कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? k अल्फा बीटा। समझ में आया? पहले हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को इक्वेट किया, a इक्वल टू k आया, x का कोफिशिएंट दोनों तरफ बराबर होना चाहिए तो b इक्वल टू ये आया, और बाकी जो कांस्टेंट बचा वो बराबर होना चाहिए, तो ये इस तरीके की इक्वेशन आई, ठीक है। अब हमने इक्वेशन को इक्वेट कर लिया है, तो अब हम आगे का देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। रिजल्ट को हम पढ़ते हैं फिर, ठीक है, ठीक है। तो a इक्वल टू k हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, सेकेंड इक्वेशन को देखो, क्या b अपॉन माइनस k अल्फा प्लस बीटा नहीं हो गया? अल्फा प्लस बीटा, माइनस के को b के नीचे लेके आ गए तो क्या b इक्वल टू माइनस के इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा नहीं हुआ? और a अगर k के बराबर है, पहली इक्वेशन में a अगर k के बराबर है तो माइनस b अपॉन a इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा नहीं हो गया, ठीक है। चलो इतना समझ में आता है। तीसरी चीज इस इक्वेशन को देखो तो c अपॉन k
इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा हो गया, सिर्फ के को नीचे लाया, और हमें पता है के जो है वो ए के बराबर है, तो सी अपॉन के क्या अल्फा इंटू बीटा नहीं हो गया। मतलब हमें ये समझ में आया कि जब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को ऐड किया जाता है तो वो माइनस बी अपॉन ए हो जाता है, और जब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो सी अपॉन ए होता है। ये बात समझ में आई। जब सम ऑफ द रूट्स को ऐड किया जाता है, दोनों रूट जो हैं, ऐसी दोनों वैल्यूज जो इक्वेशन को जीरो बना रही हों, उन दोनों को अगर ऐड कर दें तो माइनस बी अपॉन ए निकल के आती है, और ऐसी वैल्यूज का अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो सी अपॉन ए निकल के आती है। ठीक है, यही बात हमें ध्यान रखना थी, यही बात हमें नोट करके रख लेनी है कि आगे से अगर हमें अल्फा और बीटा हमेशा सॉल्व नहीं करना है, आगे से हमें अभी ये चीज पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा, सम ऑफ द रूट्स जो होंगे वो होगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा और बीटा जो होगा दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा सी अपॉन ए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें आगे से x की वैल्यू निकालना नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं ये x की दोनों वैल्यूज का रिलेशन है आपस में। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू इंडिविजुअली निकालना पड़ेगी, बीटा की वैल्यू इंडिविजुअली निकालना पड़ेगी, लेकिन अल्फा बीटा का अगर प्लस निकालना हो, अल्फा बीटा का एडिशन निकालना हो तो डायरेक्टली आ जाएगा, अल्फा बीटा का मल्टीप्लीकेशन निकालना हो तो वो डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अल्फा की वैल्यू हम किसी तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं या बीटा की वैल्यू किसी तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो तो हमें निकालना ही पड़ेगा जैसे निकालते हैं। लेकिन जहां भी हमें चाहिए होगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना हो, हम डायरेक्टली माइनस बी अपॉन ए कर देंगे। जहां भी हमें चाहिए होगा कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट हमें निकालना है, वहां हम डायरेक्टली सी अपॉन ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये रिलेशन हुआ इस जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अब आपको इतना सिर्फ ध्यान रखना है कि रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। दोनों का जो अल्फा बीटा, मतलब दोनों की ऐसी वैल्यूज जिन पे वो पॉलिनोमियल जीरो हो, उनका एडिशन करो तो माइनस बी अपॉन ए आता है। बी और ए और सी क्या होते हैं, शुरू में डिस्कशन हो चुका है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ए बोल देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हम बी बोलते हैं, बाकी जो कांस्टेंट है उसको हम सी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे से हमने समझ ली। ठीक है, हमने डिराइव भी कर ली और हमने बहुत अच्छे से समझ ली। ठीक है, आगे अब देखो, ये दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए। इसको अगर इंग्लिश में हम लिखें सम ऑफ जीरोज, ये लिखाता है, इसका मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये लिखाता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहां पे उन्होंने a b c को इस तरीके से लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता था b, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है a, कांस्टेंट टर्म क्या होती है c, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है a। ठीक है, जो चीज हमने प्रूफ करी वो इन्होंने यहां लिख दी। ठीक है, उसी तरीके से अगर क्वेश्चन में कभी डेरिवेशन आ जाता है एग्जाम में, तो इस तरीके से आपको डेरिवेशन करना होगा जिस तरीके से अभी अपन ने किया। और ये स्टेटमेंट आपको याद कर लेने हैं कि सम ऑफ द जीरोस, मतलब सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर, या डायरेक्टली माइनस बी अपॉन ए या फिर सी अपॉन ए। ठीक है, ये हुआ इनका रिलेशन जो हमने अभी डिराइव किया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये वही चीज है जो डायरेक्टली हमें याद कर लेनी है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, और सम ऑफ जीरोस माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जहां भी लिखा हो डायरेक्टली हम लिखते चलेंगे अब। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके हमें जीरोस निकालना है। इसका मतलब हम इसके
इसको 0 पे इक्वेट करके x की ऐसी वैल्यूज निकाल लें जो यहाँ रखने पे इसको 0 कर देंगी। x की ऐसी कितनी वैल्यू निकलेंगी? 2 इसीलिए निकलेंगी क्योंकि x की पावर 2 है। ठीक है, x की जितनी पावर होती है उतनी x की अलग अलग वैल्यूज आएंगी जो इसको 0 कर देंगी। ठीक है, अगर x की पावर 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो x की ऐसी 3 वैल्यूज निकलेंगी जो पॉलिनोमियल को 0 कर रही होंगी। लेकिन अभी सिलेबस में हमें सिर्फ x की पावर 2 पढ़ना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पढ़ना है। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, और जो रिलेशनशिप थी जो हम निकाल के बैठे थे उसको एक बार और वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 इंटू -12 कितना हुआ? -24। ठीक है, तो अब 5 को हमें कुछ इस तरीके से तोड़ना है, 5 को हमें कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि जिसका ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -24 आ जाए। तो अगर हमें ऐसी वैल्यूज निकालनी है तो हम अपने बेसिक तरीके से चलते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 24, किसी भी तरीके से 5 नहीं आ रहा है। 2 इंटू 12 अगर हम लिखें तो भी डिफरेंस आ रहा है 10 और ऐड करने पे 14 आ रहा है। ठीक है, अगर इसको हम लिखे 3 इंटू 8 लिख सकते हैं, 3 इंटू 8, हाँ अब आ रहा है। 8 और 3 का जो डिफरेंस है वो 5 होता है। चलो हमें ऐसी वैल्यूज मिल गई, मतलब 8 और 3 हमें ऐसी वैल्यूज मिली जिनका जो डिफरेंस है वो 5 आ रहा है। चलो करके देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x², इसको लिख सकते हैं हम 8x माइनस 3x। ठीक है, -12। इसको एक बार चेक जरूर कर लें आप हमेशा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी वैल्यूज मिल भी जाती हैं, लेकिन जो मल्टीप्लाई करने पे कभी माइनस आ रहा हो तो ये दोनों मिलके प्लस करते हैं, और अगर मल्टीप्लाई करने पे माइनस का आ रहा हो तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस का दे देते हैं। तो वो हमें लगता है कि सेम है लेकिन वो अलग है। ठीक है, वो अभी आप कभी क्वेश्चन में फंसोगे तो समझ में आ जाएगा। 2 इंटू -12 -24। ठीक है, +8 -3 प्लस करने पे तो 5x आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे +8 इंटू -3 -24। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे भी सही आ रहा है, मतलब कि सही किया है। 2x यहां से हमने कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया तो x + 8। ठीक है, सॉरी x + 4, x + 4 हो जाएगा ये, है ना। 2x कॉमन लिया तो x + 4 हो गया। ठीक है, यहां से -3 कॉमन लेंगे तो ये x + 4 आया। ठीक है, इसका मतलब मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि चलो सॉल्व कर ही दें। 2x - 3 और एक हुआ x + 4 = 0। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ रही है अपनी 3/2। ठीक है, और एक वैल्यू आ रही है -4। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आई, अल्फा हुआ हमारा 3/2, बीटा हुआ हमारा कितना -4। ठीक है, ये बात आई। अब हमें क्या करना है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, ठीक है, वो भी करते हैं। LHS RHS करना पड़ेगा। सबसे पहले अल्फा + बीटा, कितनी वैल्यू आ रही है? अल्फा + बीटा 3/2 -4, 3/2 -4 कितना हुआ अपना? 3 - 4 2 = 8/2 कितना हुआ? -5/8। ये हुआ अल्फा + बीटा। इनको तो कोने ही नहीं मिल रहा है, बताओ सॉल्व करने के लिए। अल्फा इंटू बीटा हमें निकालना हो तो क्या? 3/2 ये अल्फा है और -4 बीटा है, तो कितना आया? माइनस का ये 2 से 2 कैंसिल, -6/1। ठीक है, ये 2 -6। ठीक है, तो अल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है -6। ठीक है, इस तरीके से किया, रफ कर ही देता हूं अब। ठीक है, इस तरीके से हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब देखो अल्फा + बीटा हमारा निकला, अल्फा + बीटा हमारा निकला -5/8, -5/8, और अल्फा बीटा हमने सॉल्व किया तो निकला कितना? -6। अब चेक कर लेते हैं,
सॉल्व करने पे इस तरीके से आ रहा है, और डायरेक्टली अगर हम लिखते तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता, अल्फा प्लस बीटा होता माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता सी अपॉन ए। ठीक है, डायरेक्टली अगर हम चेक करें तो इस तरीके से होता। ठीक है, डायरेक्टली करते तो इस तरीके से होता, तो डायरेक्ट करके देख लेते हैं। माइनस बी अपॉन ए, माइनस 5, बी यहाँ पे 5 है तो माइनस 5, ए कितना है 2। ठीक है, और सी अपॉन ए, सी अपॉन ए माइनस 12 अपॉन 2, माइनस 12 अपॉन 2 कितना हुआ माइनस 6। अल्फा इंटू बीटा माइनस 6 बराबर आ रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस 5 अपॉन 8 आ रहा है। अबे 8 कहाँ से आया, ये 2 था तो यहाँ भी 2 आएगा ना। जल्दी जल्दी में कुछ भी मिस्टेक कर लेता। अच्छा हुआ इसने बोला वेरीफाई कर लो, है ना, इसीलिए बोलता है, लगता है कि भैया चेक कर लो कि सही आ रहा है कि नहीं। ये आ रहा है माइनस 5 अपॉन 2, समझ में आया। गलती होती है तो इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 8 नहीं है, ये है 2। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे जानबूझ के गलती करी। सही बात है, जानबूझ के गलती करी। अगर सही लिख देता तो चेक कैसे करते, समझते नहीं हो। समझ में आया। तो अल्फा प्लस बीटा भी हमारा माइनस 5/2 आया, अल्फा बीटा भी हमारा माइनस 6 आया, और हमने जो रिलेशन था उससे भी चेक करके देख लिया कि हाँ माइनस 5/2 आया और माइनस 6 आया। ठीक है, तो वेरीफाई भी हो जाता है। ठीक है, अगला करते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है, कभी आए तो देख लेना एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। ठीक है, x की वैल्यू आई -4, अपनी भी -4 आ रही थी क्या, हाँ, x की वैल्यू एक आई -4, एक 3/2। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस आया -5/2 और -12/2, और इसको हमने इस तरीके से लिख दिया कि कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर है ये, और ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर है, ये कांस्टेंट टर्म, और ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर आ रहा है। मतलब ये -6 आएगा ना, तो फिर उसको इस तरीके से शो कर देना। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब ये सेम फिर वही क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 7x - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। सेम क्वेश्चन है, बस जो पॉलिनोमियल है वो बदल दिया है। एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे क्या करते हैं, इसको a समझ लेते हैं, इसको b समझ लेते हैं, इसको c समझ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना कि जो 7x है उसको पहले लिखें, पहले फिर उसको वहाँ लिखें, फिर ABC लिखें। ठीक है, क्योंकि हमेशा x² के साथ वाली टर्म a होती है, x के साथ वाली टर्म b होती है, कांस्टेंट वाली c होती है। ठीक है, वो इसको इस तरीके से लिख के भी कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, हमारा काम तो है इसको सॉल्व करना। अब एकदम छोटे छोटे में सॉल्व करूंगा, पूरा बोर्ड भर जाता है नहीं तो। 6x² - 7x - 3, इसको हमने रीअरेंज करके इस तरीके से लिखा। 6 3 = 18। ठीक है, अब 18 आना चाहिए। ठीक है, 18 आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, 9 और 2 डायरेक्टली कर देता हूँ, नहीं आता है तो उस तरीके से देख लेना आप। 9 और 2 हो रहा है ऐसा एक नंबर। 6x² तो -9x + 2x - 3। अब 6 3 = माइनस का 18 हो रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 18 हो रहा है, मतलब प्लस करने पे जो है इन दोनों को -7x आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ 3x। ठीक है, तो यहाँ पे 2x बचा। ठीक है, ये है 2x। ठीक है, 3 2 = 6, x² -3, 3 3 = 9x, प्लस यहाँ पे अगर मैं +1 ले लूँ तो 2x - 3, यहाँ पे भी हुआ तो 3x + 1 और 2x - 3। ठीक है, x की वैल्यू अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ -1/3, और x की एक दूसरी वैल्यू आ रही है 3/2। मतलब x की ये दो वैल्यू मिली जो इस पॉलिनोमियल में डालने पे इसको 0 बना देगा। मतलब ये है अल्फा और ये है बीटा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, तो
अल्फा प्लस बीटा हम करके देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो -1/3 ये है हमारा अल्फा, और बीटा कितना है 3/2, ठीक है। तो ये कितने के बराबर है, एलसीएम आया हमारा 6, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 3 = 9। समझ में आया? इन दोनों का एलसीएम आया 6 आया, तो इसको 6 बनाने के लिए ऊपर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, इसको 6 बनाने के लिए ऊपर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9, ठीक है। तो ये कितना आया हमारा माइनस प्लस का 7/6, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 7/6। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आएगी -1/3 इंटू में 3/2। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया हमारा -1/2। सभी को समझ में आया? अल्फा प्लस बीटा आ रहा है हमारा, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 7/6, और अल्फा इंटू बीटा हमें सॉल्व करने पे मिल रहा है -1/2। अब हम ये चेक कर लेते हैं, क्या ये माइनस ऑफ b/a हो रहा है कि नहीं, क्या ये c/a हो रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। -b की वैल्यू कितनी है, ये है b, तो -b हो गया +7, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, तो क्या हो गया 6। अरे -b/a की वैल्यू आ रही है 7/6, -b/a की वैल्यू आ रही है 7/6, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमने सही निकाला। फिर से चेक कर लें यार, फिर से गलती नहीं कर दी हो पिछले क्वेश्चन की तरह, है ना। तो यहाँ पे c -1/2 को चेक कर लेते हैं, क्या ये c/a के बराबर है कि नहीं। c की वैल्यू है -3, c की वैल्यू है -3, a की वैल्यू है 6, a की वैल्यू है 6। अरे ये तो अलग अलग है यार, एक आ रहा है -1/2 और एक आ रहा है -3/6। अरे कहाँ से अलग है, छुप के बैठा हुआ है, इसको अभी काट देते हैं। तो ये आया -1/2, दोनों को 3 से काटा -1/2। हाँ, मतलब बराबर आ रहा है और ये रिलेशन वेरीफाई भी हो रहा है, ठीक है। गलती चेक करने के लिए हम वेरीफाई करके देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। स्कूल में अगर सॉल्व करना हो तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है। 7/6 आया, -3/6 आया। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, क्या माइनस ऑफ b/a आ रहा है, माइनस ऑफ c/a आ रहा है, मतलब कि सही है, ठीक है। चलो एक अच्छा नया क्वेश्चन भी देखने को मिला, कुछ अलग। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² - 6x - 6 is 4, find the value of a। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो 4 दे रखी है, ठीक है। तो इसमें a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, यही तो बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है, मैथ्स में हमने कन्वर्ट कर लिया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, मल्टीप्लाई अगर करो तो c/a होता है, ठीक है। इसमें c/a की वैल्यू निकालते हैं, -6 है c, और a की वैल्यू वाओ a ही दे रखी है और यही हमें निकालना है, और ये है हमारा 4, ठीक है। a की वैल्यू हमने निकाल दी, कितनी आई, a को उधर ले जाओ, a को अगर उधर ले गया तो -6/4 a की वैल्यू हो गई, कितनी हो गई -3/2। इतना सारा सा क्वेश्चन, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर से थोड़ा सा वीडियो पीछे लेके जाना, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक पॉलिनोमियल था, ये दिया हुआ था कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 4 होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 दी हुई थी। अल्फा और बीटा तो c/a भी होता है, तो c/a की में क्या दिया हुआ था, c की वैल्यू दी है ये है -6, a की वैल्यू a ही दी है जो हमें निकालना है, तो -6/a इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू हमने 4 को नीचे ले गए, 3/2 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। a की वैल्यू -3/2, ठीक है। if one zero of the polynomial is reciprocal of the other, find the value of a। ठीक है, एक जो जीरो है पॉलिनोमियल का वो दूसरे का उल्टा है, ठीक है। मतलब ये दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा,
समझ में आया? इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट किया तो क्या यही लिखा है? हाँ, यही लिखा है। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब एक पॉलिनोमियल है दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब है अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा लिखा है, इसका मतलब ये है अल्फा बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि c अपॉन a इक्वल टू 1 दिया है, इसका मतलब c अपॉन a यहां से लिख देते हैं, c है 6a और a दिया हुआ है अपना a स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, और ये 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ 6a इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 9, इसका मतलब हुआ a स्क्वायर और 6a को उधर ले जाते हैं माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है, कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया? क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा समझने लायक था, बाकी आगे का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करनी आती ही है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया? a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, इसकी दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि a स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो इसकी वैल्यूज आएंगी। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, हम इजीली समझ में आ जाएगा सारा का सारा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हमारी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3, a माइनस 3 का होल स्क्वायर ये एक्चुअली, इसलिए a की दो वैल्यू आनी थी 3 और 3, यही समझ लो, a की दो वैल्यू आई हैं 3 और 3, मतलब a की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। सॉल्व, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, फॉर्म अ quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3, अल्फा बीटा दिया हुआ है कितना 2, यही दिया है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2, यही दिया हुआ है, पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है, ठीक है, पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेते हैं। यहां से हम दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, एक तो जनरल फॉर्म जो होता है, क्या होता है जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा माइनस बीटा था ना ये, प्लस अल्फा बीटा, इस तरीके से हम कर सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका है किसी को अगर समझ में नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये हुआ हमारा कितना अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ये हुआ हमारा कितना सी अपॉन ए। अगर इसको हम देखें तो ये है -3 अपॉन 1, ये है 2 अपॉन 1, इसका मतलब ए की वैल्यू हमें दिख रही है 1, बी की वैल्यू हमें दिख रही है -3, सी की वैल्यू हमें दिख रही है कितनी 2, ये 2 है ना, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा 2 दिया हुआ है, ठीक है 2, तो मतलब ए एक्स स्क्वायर, ये जो हमारा पॉलिनोमियल होता है जनरल बी एक्स प्लस सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यही लिख देता हूँ नीचे, ए की वैल्यू है 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू है -3, सॉरी ये है -3 एक्स, सी की वैल्यू है कितनी 2 प्लस 2, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या हुआ एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके होते हैं, या तो एक जो अल्फा प्लस बीटा वाला जो फॉर्म है वो अगर डायरेक्टली याद है तो डायरेक्टली लिख दो, नहीं तो ए बी सी की वैल्यू पता है। सो गाइस, हमने आज एक ही वीडियो में जो है पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। जी हाँ, ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ये हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगले वीडियो में जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, मतलब जो भी 10 साल के जो क्वेश्चंस हैं हम वो लेकर आएंगे एंड उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ा लंबा लगा हो, लेकिन एक ही वीडियो में अगर पूरे चैप्टर का हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, पूरे चैप्टर का कंसेप्ट हम समझ लेते हैं, तो फिर थोड़ा वीडियो भी हो लंबा तो चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसमें हम पॉलिनोमियल के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड प्राडिस इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए, आपको बहुत सारा जो है सीखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।